नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो हमारे जीवाणु जनित विषाणु जनित है ना मेटाबॉलिक जनित रोग के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं है ना वो है हमारे प्रोटोजोआ जनित रोग कौन कौन से होते हैं पशुओं के अंदर, तो वो आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो आज वो आपका टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप हेडिंग डालेंगे, क्या डालेंगे आपके प्रोटोजोआ जनित रोग, क्या डालेंगे प्रोटोजोआ जनित रोग, है ना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये। तो प्रोटोजोआ जो जनित रोग है इसमें हम सबसे पहले तो हम पढ़ने वाले हैं, एक रोग होता है हमारा सर्रा रोग, है ना। कौन सा रोग होता है? सर्रा। तो सर्रा के बारे में अगर हम अध्ययन करें तो सर्रा रोग एक कैसा रोग है? कैसा रोग है ये? एक है प्रोटोजोआ जनित रोग। कैसा रोग है? प्रोटोजोआ जनित रोग। प्रोटोजोआ जनित रोग। और किस प्रोटोजोअन से ये रोग फैलता है? तो क्या बताएंगे आप, किस प्रोटोजोआ से फैलता है ये? ट्रिपेनोसोमा, है ना, ट्रिपोसोमा, है ना, ट्रिप्नोसोमा इवांसी, ट्रिप्नोसोमा इवांसी। इसीलिए है ना इस रोग से, इस प्रोटोजोआ से फैलती है, इसीलिए है ना इस रोग को क्या बोलते हैं? ट्रिप्नोसोमियोसिस। क्या बोलते हैं? ट्रिप्नोसोमियोसिस के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये किस प्रोटोजोआ से फैल रहा है? ट्रिप्नोसोमा इवांसी से फैल रहा है। और इसके बारे में और क्या ध्यान रखेंगे, ये वाला जो रोग है ना, ये एक अति उग्र प्रकार का होता है ना, जिसे हम पर एक्यूट भी कहते हैं। पर एक्यूट, है ना, जिसे हम अति उग्र रोग भी कहते हैं। मतलब क्या होगा कि अति उग्र का मतलब क्या होगा? अगर पशु में अगर ये रोग फैलता है, जैसे कि मोस्टली हम देखें तो ऊंट के अंदर ये रोग सर्रा रोग होता है। और इसमें क्या होता है, जैसे कि जो भी पशु होगा वो क्या करेगा कि मतलब यानी कि सबसे पहले तो मतलब यानी कि धीरे एकदम से लक्षण उत्पन्न होंगे, बुखार आएगा एकदम से। और क्या होगा और होगा क्या, मतलब यानी कि वो मतलब मानसिक रूप से पागल इधर उधर घूमेगा, है ना, बिना किसी उद्देश्य के, है ना। तो और इस तरह से अगर दिखता है तो वो हमारा पर एक्यूट होगा, है ना। तुरंत लक्षण दिखेंगे और तुरंत ही वो प्रभावी हो जाएंगे वो लक्षण उस पशु पर। तो ये पर एक्यूट भी होता है। और हम बात करें उग्र प्रकार का, है ना, एक्यूट टाइप में भी ये रोग देखने को मिलता है। और हम बात करें ये रोग सब एक्यूट भी होता है। और हम बात करें कैसा होता है? क्रोनिक, जिसे हम क्या बोलते हैं? चिरकालीन बीमारी। क्लियर? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो पशु है जैसे कि ऊंट हो गया, तो उसमें ये चारों लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। ये चार तरह के तरीके से फैलता है ना। मतलब इसमें तो तुरंत फैल रहा था, इसमें थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा, इसमें थोड़ा सा समय और ज्यादा लगाएगा, और ये क्रोनिक चिरकालीन बीमारी हो जाएगी। क्लियर? ठीक है ना। तो ये चार तरीकों से फैलता है। तो एक चीज ये आपको ध्यान रखनी है। फिर ये वाला जो रोग है ना, ये जो रोग है वो 2 से 3 साल तक असर दिखाता है। कितने साल तक? यह रोग 2 से 3 साल तक असर दिखाता है ना। कितने? 2 से 3 साल तक असर दिखाता है। और इसीलिए इस रोग को हम क्या बोलते हैं? तीव्रसा। तीव्रसा के नाम से भी इसको जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि 2 से 3 साल तक ये असर दिखाता है। इसीलिए इस रोग सर्रा रोग को हम किस नाम से जानते हैं? तीव्रसा के नाम से जानते हैं। और इस सर्रा के बारे में और क्या जानकारी प्राप्त करें हम?
इस सर्रा रोग के अंदर अगर बात करें तो जो मानसिक लक्षण होते हैं पशु में, सर्वाधिक देखने को मिलते हैं, सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। क्लियर पॉइंट। फिर अगर और हम बात करें कि इसके उपचार में हम क्या क्या उपयोग में लें, तो हम लेंगे, क्या लेंगे, टाटा बाय। क्या उपयोग में लेंगे, टाटा बाय। टी का मतलब होता है ट्राइक्विनिन, ट्राइक्विनिन क्या हो जाएगा, ट्राइक्विनिन। और ए का मतलब हो जाएगा एंटीसाइड प्रोसाल्ट, एंटीसाइड प्रोसाइड, है ना। एक तो इसका उपयोग करेंगे, और किसका उपयोग करेंगे, टोनोफॉस्फोन, टोनोफॉस्फोन का उपयोग करेंगे। और किसका उपयोग करेंगे, तो ऐसे हो जाएगा एनोरेक्स फोर्ट, एनोरेक्स फोर्ट का उपयोग करेंगे। और हम किसका उपयोग करेंगे, तो बेरेनिल का, किसका, बेरेनिल का उपयोग करेंगे। मतलब हम ये सर्रा रोग के अंदर इन चारों का उपयोग करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी जो ट्राइक्विनिन, जो ये दवाई है, ये इस सर्रा रोग में बहुत अपनी अहम भूमिका निभाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो ये रोग है, ये जो हमारी दवाई है ट्राइक्विनिन, है ना, ये सर्रा रोग में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका अपनी अदा करती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। किसके बारे में ध्यान रखना है, सर्रा रोग के बारे में ध्यान रखना है। और ये जो रोग है मुख्यतः किसमें मिलता है, मुख्यतः ऊंट के अंदर। किसमें दिखने को मिलेगा, ऊंट के अंदर देखने को मिलेगा। मतलब हमने सर्रा रोग के बारे में अध्ययन किया। ये सबसे पहले तो प्रोटोजोआ जनित रोग है, और फिर ये किससे फैलता है, ट्रिप्नोसोमा इवांसी से फैलता है, इसीलिए इस रोग को हम ट्रिप्नोसोमियोसिस के नाम से जानते हैं। और ये चार तरीकों से फैलता है। या तो फिर लक्षण बहुत तेजी से दिखा दे, फिर अगर लक्षण बहुत धीरे से दिखाए, है ना, और धीरे से दिखाए, है ना, और क्रोनिक चिरकालीन डिजीज, मतलब 4 तरीके से फैलेगी। और अगर ये वाला जो रोग है सर्रा रोग, यह रोग 2-3 साल तक असर दिखाता है, इसलिए इस रोग को हम तिब्बरसा के नाम से भी जानते हैं। क्लियर पॉइंट। फिर हम बात करें कि इस रोग के अंदर जो मानसिक लक्षण होंगे पशु के, वो सर्वाधिक देखने को मिलेंगे। मतलब पशु क्या पागलों की तरह हरकतें करेगा। क्लियर। फिर हम बात करें इसकी जो सर्रा रोग है, इसके उपचार के अंदर हम टाटा बाय का उपयोग करते हैं। टी का मतलब हो जाएगा आपका ट्राइक्विनिन, ए का मतलब हो जाएगा एंटीसाइड प्रोसाइड, और टी का मतलब हो जाएगा टोनोफॉस्फोन, और ए का मतलब हो जाएगा एनोरेक्स फोर्ट, और बी का मतलब हो जाएगा बोरेनिल। और मुख्यतः ये किसमें फैलता है, ऊंट के अंदर फैलता है। तो इतनी जानकारी आपको ध्यान रखनी है इस सर्रा के बारे में। फिर हम जो नेक्स्ट बीमारी देखें, तो नेक्स्ट बीमारी कौन सी है आपकी, नेक्स्ट बीमारी है एक होती है आपकी टिक फीवर। कौन सी है, टिक फीवर, है ना। तो इस टिक फीवर के बारे में भी हम जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। टिक फीवर, क्लियर। तो इसके बारे में भी हम देख लेते हैं कि ये क्या होता है ना। तो इसकी अगर बात करें तो ये एक तो परजीवी रोग है ना, परजीवियों से फैलता है ना। किससे, प्रोटोजोअन जनित रोग है, प्रोटोजोअन जनित रोग। क्लियर, ठीक है। जो टिक फीवर होता है एक परजीवी होता है, और उस परजीवी का नाम क्या है, परजीवी का नाम क्या है, उसका नाम है आपका बोफिलस
क्या नाम है परजीवी का? बोओफिलस माइक्रोप्लस, है ना, माइक्रोप्लस। इस परजीवी के द्वारा ये टिक फीवर फैलता है ना। और इस रोग में क्या लक्षण दिखाई देंगे? एक तो भूख नहीं लगेगी, भूख नहीं लगती। और क्या लक्षण देखने को मिलेंगे आपको, है ना? तो भूख नहीं लगेगी, खाना नहीं खाएगा, और खाना नहीं खाएगा तो क्या होगा? वजन वजन में कमी देखने को मिलती है, वजन में कमी। तो ये सारे लक्षण आपको देखने को मिलते हैं कौन किसमें? टिक फीवर के अंदर, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर इससे क्या हो जाएगा? अगर टिक फीवर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? खून की कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? खून की कमी हो जाएगी। और क्या हो जाएगा? और क्या हो जाएगा? दूध उत्पादन में कमी हो जाएगी, दूध उत्पादन में कमी हो जाएगी। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। फिर हम इसका उपचार कैसे करें? अगर उपचार की बात करें, इसका उपचार कैसे करें, तो अगर उपचार की बात करें तो हमें सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि इसको जो भी हमारे पशु है, वो जो स्वस्थ पशु है उनको जो रोगी पशु है उनसे दूर रखना है। मतलब स्वस्थ पशु को दूर रखे, सबसे पहली बात तो, ठीक है ना। और क्या ध्यान रखेंगे आप, है ना? पशुशाला में किसका उपयोग करेंगे? पशुशाला में किसका उपयोग करेंगे आप? पशुशाला में कीटनाशकों का उपयोग करना चाहिए। क्लियर पॉइंट? तो इतना आपको टिक फीवर के बारे में ध्यान रखना है कि जो टिक फीवर होता है एक प्रोटोजोअन जनित रोग होता है और एक परजीवी होता है। उस परजीवी का नाम है बोओफिलस माइक्रोप्लस है। इसकी वजह से ये टिक फीवर फैलता है। और अगर ये टिक फीवर होता है तो क्या होता है? उसमें भूख नहीं लगती है, भूख नहीं लगेगी तो हम खाना नहीं खाएंगे, और खाना नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा? वजन में कमी हो जाएगी, है ना। और फिर हम बात करें कि इसमें क्या हो जाता है? खून में भी कमी आ जाती है और दूध उत्पादन में भी कमी आ जाती है। तो ऐसे पशु जिसमें टिक फीवर के लक्षण मिल रहे हैं तो वो कौन से परजीवी से फैल रहा है? बोओफिलस माइक्रोप्लस। क्लियर पॉइंट? तो यहां तक आपको ध्यान रखना है टिक फीवर के बारे में। तो ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर हम नेक्स्ट चले तो नेक्स्ट एक और बीमारी है, वो है, उसको हम बोलते हैं, खाज भी कह सकते हैं, उसको हम बोलते हैं खुजली। क्लियर पॉइंट? इसके बारे में हम देख लेते हैं कि ये क्या होता है और किससे फैलता है ना। खुजली, अगर हम इस खुजली की बात करें तो ये जो खुजली होती है ये हमारी सबसे पहले तो ये कैसा रोग है? चर्म रोग। समझ में आ गई बात? कैसा रोग है? चर्म रोग है ना। और ये एक परजीवी होता है, परजीवी से फैलता है और उस परजीवी का नाम है माइटस। क्या नाम है? माइटस नाम है। क्लियर पॉइंट? तो एक चीज आपको ये ध्यान रखना है। और ये किस में घुस जाती है? ये जो परजीवी है ये कहां पर जाएगी? त्वचा में। और त्वचा में भी जाकर कहां पर जाएगी? रक्त में। और रक्त में क्या करेगी? अपनी संख्या क्या करेगी? बढ़ाएगी। संख्या बढ़ाना, इंक्रीज करना। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है खुजली के बारे में। और क्या ध्यान रखेंगे आप, है ना। और ये वाली जो खुजली है वो एक पशु से दूसरे पशु में
बहुत फास्ट तीव्रता से फैलती है। तो ये भी लिखेंगे, एक पशु से दूसरे पशु में तीव्रता से फैलता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है इस खुजली के बारे में, है ना। और ये जो होता है, ये खुजली होती है, वो चार जो कीटाणु होते हैं उनके द्वारा फैलती है। चार कीटाणुओं के द्वारा, है ना। इसमें जो फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा और एक फोर हो जाएगा। तो उनके नाम भी हमको ध्यान रखना है। जो सबसे पहला है उसका नाम हो जाएगा सोरप्टिस। क्या नाम हो जाएगा? सोरप्टिस कम्युनिस। सोरप्टिस कम्युनिस। फिर अगर हम बात करें सेकंड प्रकार की, तो वो हो जाएगा कोरियोप्टिस। क्या नाम हो जाएगा? कोरियोप्टिस हो जाएगा, कोरियोप्टिस सिम्बोइटिस। क्लियर। फिर अगर हम बात करें तीसरा कौन सा हो जाएगा? डेमोडेक्स। है ना। और कौन सा होता है? डेमोडेक्स क्यूलोरम। और चौथे की बात करें हम, तो वो हो जाएगा सार्कोप्टिस स्केबी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये चार कीटाणुओं के द्वारा फैल रही है, ठीक है ना। और इसमें क्या हो जाएगा? खाज खुजली में त्वचा का रंग कैसा हो जाएगा? लाल। कैसा हो जाएगा? लाल। क्लियर। एक ये चीज भी आपको ध्यान रखना है ना। तो ये सबसे पहले पैरों के अंदर फैलेगी, पैरों से, है ना, गर्दन में, फिर मुंह पे, ऐसे कर करके पूरे शरीर में ये प्रभावित हो जाती है। तो ये इसके बारे में ये ध्यान आपको रखना है, ठीक है ना। तो इसमें लक्षण कौन कौन से दिखेंगे, है ना। लक्षण, अगर हम लक्षण की बात करें तो लक्षण कौन कौन से दिखेंगे? एक हो जाएगा बाल झड़ेंगे। इसमें मतलब हम लिख सकते हैं कि बालों का झड़ना। क्लियर। किसके वजह से हो रहा है? खुजली की वजह से, है ना। फिर इसमें क्या हो जाती है? शरीर में सूजन आ जाएगी, है ना। क्या आ जाएगी? सूजन आ जाएगी, है ना। और क्या हो जाएंगे? शरीर पर दाने, है ना, मतलब यानी कि चिन्ह हो जाएंगे लाल रंग के। तो इतनी सी जानकारी आपको इस खुजली जो बीमारी है उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। और जो इसके उपचार में अगर हम बात करें कि उपचार में हम क्या क्या करते हैं, है ना। उपचार में, तो उपचार में हम क्या करेंगे? जो आपका आता है, क्या आता है? बुटॉक्स, है ना। बुटाक्स एक केमिकल है, बुटाक्स। और उसको हम कितना लेंगे? 5 ml। कितना लेंगे? 5 ml लेंगे। और इस 5 ml को हम किस में मिला लेंगे? 1 लीटर पानी में मिला लेंगे। और पानी में मिलाने के बाद क्या करेंगे? इसको किसमें? पानी में मिलाने के बाद कर देंगे हम, पानी में मिला लेंगे। पानी में मिलाने के बाद हम क्या करेंगे? इसको पूरे शरीर जहां पर खाज खुजली हुई है वहां पर हम लगा लेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। क्लियर पॉइंट। तो ये खुजली के बारे में आपको इतना ध्यान रखना है कि खुजली एक चर्म रोग है। परजीवी माइटस, त्वचा माइटस के द्वारा फैलता है। परजीवी कौन सा है? माइटस के द्वारा फैलता है। और एक पशु से दूसरे पशु में बहुत तीव्रता से फैलता है। ये भी आपको ध्यान रखना है।
और इसका उपचार कैसे करेंगे? बुटाक्स एक केमिकल है, इसका 5 ml लेंगे और उसको 1 लीटर पानी के अंदर डिजोल्व कर लेंगे और उसको पूरे शरीर के ऊपर आपको लगाना है ना। पशु को जिसमें ये खुजली हुई है तो उस रोग के अंदर लगाना है। फिर हम बोलते हैं इसमें त्वचा कैसा हो जाती है? लाल हो जाती है और ये 4 कीटाणुओं के द्वारा फैलता है ना। इसमें 4 प्रकार के कीटाणु होते हैं और लक्षण की बात करें तो इसमें बाल झड़ेंगे, शरीर में सूजन आ जाएगी और लाल रंग के दाने देखने को मिलेंगे। तो ये इस खुजली के बारे में इतनी जानकारी आपको ध्यान रखनी है। फिर अगर हम नेक्स्ट बात करें तो एक और रोग होता है, फोर्थ, बेबेसियोसिस अथवा टिक फीवर के नाम से भी इसको जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? टिक फीवर के नाम से जानते हैं। मतलब इस रोग में क्या होगा, है ना, बेबेसियोसिस, है ना, अगर इसके बारे में हम ध्यान लगाएं बेबेसियोसिस के बारे में, तो ये क्या होता है वो देख लेते हैं। जो बेबेसियोसिस है ना, ये क्या होता है? सबसे पहले तो हम ध्यान रखेंगे कि जो पशु होगा, है ना, उसका जब पेशाब जब करेगा तो उस पेशाब से खून आना। क्लियर? सबसे महत्वपूर्ण लक्षण आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो ये वाला जो रोग है ना, ये एक कोशिकीय जीव से फैलता है। एक कोशिकीय, है ना, एक कोशिकीय जीव, प्रोटोजोआ, है ना, इससे फैलता है। तो आपको ध्यान रखना है। और इसमें क्या होता है, ये जो रोग है ना, जो शरीर पर जो भी पशु होंगे उस पर चिड़चिड़िया, है ना, चिड़िया, ये परजीवी होता है और ये पशुओं के शरीर पर पाया जाता है और इसके माध्यम से शरीर में एंटर करता है ना, कौन सा? बेबेसियोसिस। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है, इसके बारे में इतनी जानकारी आपको ध्यान रखनी है। और क्या होगा कि ये वाला जो रोग है ना, ये चिड़चिड़ियों के माध्यम से कहां पर पहुंचेगा? रक्त में पहुंचेगा और रक्त में पहुंचने के बाद में क्या होगा कि ये जो परजीवी है, ये अपनी जो रक्त में जाकर क्या होगा, इसकी संख्या में वृद्धि करेगा, संख्या में वृद्धि। क्लियर पॉइंट, है ना, बढ़ाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपने आज 4 रोग पढ़े हैं। क्लियर? फर्स्ट हमने जो पढ़ा है रोग वो है सर्रा रोग। फिर हमने पढ़ा कौन सा? टिक फीवर पढ़ा। फिर हमने बात करी खाज खुजली की और उसके बाद में हमने बेबेसियोसिस के बारे में पढ़ा। और टिक फीवर हमने पहले ही पढ़ लिया था कि क्या होता है और क्या नहीं होता है, तो उसके बारे में हम अभी यहाँ पर नहीं देखेंगे। तो बेबेसियोसिस क्या होता है उसके बारे में हमने यहाँ पर देख लिया है। और कुछ और जानकारी हम यहाँ पर ले लेते हैं। और जानकारी क्या देखेंगे हम? बाह्य तथा अंतः परजीवी रोग। क्लियर? ये क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें फर्स्ट पशुओं में कौन कौन होता है? पशुओं के शरीर पर, है ना, पशुओं के शरीर पर जुए, है ना, और क्या होते हैं? चिंचड़ी,
चिंचड़ी और क्या होंगे, व पिस्सुओं का प्रकोप। क्लियर है ना। तो अगर इसके बारे में अगर हम देखें तो क्या हो जाएंगे, ये जो भी जुए होंगे और जो चिंचड़ी होगी और जो पिस्सू होंगे, वो शरीर जो पशु का जैसे कोई शरीर है ना, इस शरीर पर यहाँ पर चिंचड़ी होंगी बहुत सारी, यहाँ पर ऐसे 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 ऐसे, और ये क्या करेगी, ये अंदर जो अपने पशु के अंदर जो ब्लड है ना, जो ब्लड है उनसे ये क्या करेगी, खून को चूसेगी, है ना, खून को चूसेगी। और खून के चूसने से क्या होगा, है ना, खून चूसती है और उससे क्या हो जाएगा, जो पशु होगा उसके शरीर में खून की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, है ना, कमी हो जाती है। उससे क्या हो जाएगा, पशु कैसा हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। क्लियर। मतलब हम बात करें कि जो जुए होते हैं, जो चिंचड़ी होती है, जो पिस्सू होते हैं, वो क्या करते हैं, ये कहां पर मिलते हैं, तो पशुओं के शरीर पर। अगर ये पशुओं के शरीर पर मिलते हैं तो ये क्या करते हैं, है ना, खून चूसना। क्लियर। खून को चूस लेंगे तो क्या हो जाएगा, पशु कैसे हो जाएगा, पशु के शरीर में क्या हो जाएगा, पशु के शरीर में खून की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और इस कमी से क्या हो जाएगा, पशु कैसा हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। क्लियर पॉइंट। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर अगर हम नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं, पशुओं में अंतः परजीवी प्रकोप। तो इसमें क्या होता है वो देख लेते हैं, है ना। तो इसमें क्या लिखेंगे आप, जो भी पशु है ना, ये जो पशु है इसकी जो पाचन नली होती है, कौन सी नली होती है, पाचन नली, डाइजेस्टिव, है ना, जो नली होती है पाचन नली, है ना, वहां पर क्या होते हैं, बहुत सारे क्या मिलेंगे आपको, अनेक परजीवी, अनेक परजीवी मिलेंगे। क्लियर पॉइंट यहां तक, अनेक परजीवी मिलेंगे, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, अंतः परजीवी, अंतः परजीवी कहते हैं। क्लियर पॉइंट यहां तक। फिर अगर हम बात करें ये कहां कहां पर मिल सकती है, ये हो सकता है पेट में हो सकता है आंतों में हो, है ना, और कहां कहां पर होगा ये, है ना। और हम बात करें कि लिवर में हो, यकृत जिसको हम कहते हैं, है ना, इसमें हो सकता है ना। तो इनमें ये परजीवी होते हैं, ठीक है ना। तो इतना सा आपको ध्यान रखना है ना। तो इसमें क्या करते हैं कि ये जो परजीवी आते हैं, ये परजीवी यहाँ पर आके बैठ जाते हैं, और बैठने से क्या होगा कि जो भी पशु होगा, है ना, पशु क्या हो जाएगा, इससे कमजोर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, पशु कमजोर हो जाएगा, है ना। और क्या देखेंगे, और इस कमजोरी के कारण पशु में बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती है, बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है ना, कि जैसे अंतः परजीवी की बात करें तो अंतः परजीवी का मतलब ये है कि अगर पशु होगा तो जो पशु है वो हो सकता है अपना जो भोजन घास वगैरह जो भी खाएगा,
है ना, उस खाने के साथ में कुछ परजीवी अंदर चले जाएंगे, चाहे वो कहां पर रहे, पेट में, आंत में या फिर यकृत में चले जाते हैं। और यकृत में चले जाने से क्या करेंगे, ये जो परजीवी है यहाँ पर अपना बसेरा बिठा लेंगे और उसके बाद में क्या होगा, पशु क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। और कमजोर होने के कारण उस पशु के अंदर बहुत सारी बीमारियां फैलने की संभावना बढ़ जाती है। इतना ध्यान रखना है। ये हमने किसकी बात करी है, अंतः परजीवी मतलब अंदर, पशु के अंदर। और पशु के बाहर जो है वो कौन से, बाह्य परजीवी रोग, है ना। बाह्य परजीवी किससे हो रहे थे, जुए, चिंचड़ी, पिस्सू, है ना। बाहर अपने उनके जो शरीर होते हैं, जो बाल पाए जाते हैं, उन बालों पर ये जुए, चिंचड़ी, पिस्सू पाए जाते हैं। और उनसे क्या हो जाएगा, है ना, ये जो चिचड़ी और जो पिस्सू है ये खून चूसेंगे और खून चूसने से क्या हो जाएंगे, पशु के शरीर में खून की कमी हो जाएगी। और कमी होने से क्या हो जाएगा, पशु कमजोर हो जाएगा। और पशु कमजोर होगा तो आप जानते ही हैं अनेक सारी बीमारियां फैलने की संभावना बढ़ जाएगी। और हमने यहाँ पर क्या देखा कि बेबीसियोसिस के बारे में जानकारी प्राप्त करी। बेबीसियोसिस का मतलब यही होता है कि पशु का जो पेशाब होगा उसके साथ में किसके स्त्राव होगा, ब्लड का स्त्राव होगा, खून आएगा पेशाब में से, है ना। और ये किसकी वजह से फैलता है, एक कोशिकीय जीव से फैलता है ना। और ये इसमें क्या होता है, जो भी चिड़चिड़ी होगी ये चिड़चिड़ी के माध्यम से फैलेगा। चिड़चिड़ी जो होगी वो रक्त में इसको ले जाएगी और रक्त में क्या होगी, इस संख्या में बढ़ोतरी करेगी। ये कौन, बेबीसियोसिस। क्लियर पॉइंट। फिर हमने देखा था इसके बाद में खुजली के बारे में देखा था। और खुजली से पहले हमने देखा था टिक फीवर के बारे में अध्ययन किया। और टिक फीवर के पहले हमने बात करी सर्रा की। और ये मुख्यतः किसमें हो रहा था, ऊंट के अंदर हो रहा था। तो ये सारे जो भी रोग हैं ये कौन से रोग हैं, प्रोटोजोआ जनित रोग हैं। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। और आपको ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू जो महत्वपूर्ण था वो हमने यहाँ पर देख लिया है ना। तो तब नेक्स्ट क्लास हम जो देखने वाले हैं वो हम मुर्गियों में कौन कौन से रोग होते हैं तो वो भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो उसके बारे में भी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।